हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 2024 के जो आपके एनुअल एग्जाम हुए थे उसमें तीनों सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेट एक्स से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, इन विच मोड ऑफ द एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। देखिए, हमें यहाँ पे देखना है जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उनमें जनरली वॉल्यूम टर्म आता है और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मोलैलिटी जो है यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो नहीं होता, तो टेम्परेचर से भी डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मोलैलिटी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है आपका, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज अलाउड टू फ्रीज देन क्रिस्टल ऑफ विच विल बी सेपरेटेड आउट फर्स्ट। देखिए, जब आप कोई भी मिक्सचर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है और वो यहाँ पे काम कर रहा है एज ए सोल्यूट। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है तो जो वाटर है वो यहाँ पे आपका काम करता है सोलवेंट का और जो है वो यहाँ पे है लिक्विड स्टेट में। तो जब आप कहीं पे भी इसके क्रिस्टल्स बनाएंगे, इसको फ्रीज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका सोलवेंट होगा वो पहले उसके क्रिस्टल बनेंगे, या आप बोलेंगे कि वो पहले सेपरेट होगा क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो आपके सॉल्यूशन का कम होने वाला है। तो जो वाटर है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ एन आयन लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की भी बात करें तो वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जो है एलिमेंट का उस पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZIT, राइट। तो इन तीनों चीजों पे वो डिपेंड करेगा, लेकिन जो आपकी जो करंट स्ट्रेंथ है उस पे डिपेंड नहीं करता। जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। तो कोलिजन थ्योरी में जनरली हम क्या बताते हैं कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलॉइड करते हैं और वो आपको क्या देते हैं, प्रोडक्ट बना के देते हैं, और वो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड्स अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन मतलब वो बात करता है यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म की, और SN2 मैकेनिज्म में हमें पता है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा हो जाता है, राइट। मतलब कि जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन अपने रिएक्टेंट में ली है तो उसके ऑपोजिट आपको प्रोडक्ट में मिलती है। तो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, जो अपना H पॉजिटिव आयन जो है वो इजीली दे पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स को देखें तो जो आपका मीथेनॉल है, तो मीथेनॉल में क्या है कि मीथेनॉल अल्कोहल्स स्लाइटली एसिडिक होते हैं और ऑक्सीजन पे आपको 2 लोन पेयर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है दैट इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, राइट। अगर यहाँ पे देखें, एसिटिलीन भी आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, तो यहाँ पे भी अगर आपको H पॉजिटिव निकालना है तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है और ये कौन से एटम से यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है कार्बन एटम से और उसके जस्ट बाद आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे मीथेनॉल की बात करें तो ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो ऐसा करेगा तो H पॉजिटिव की लूज होने की जो आप टेंडेंसी है वो बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा है A ऑप्शन से। B और C जो है वो आपके एसिडिक नहीं है, तो जो D ऑप्शन है वो यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास द वीकेस्ट बेस। तो बेस की अगर हम बात करें तो हमें देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो कैपेसिटी है वो कहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे ज्यादा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें डाइमिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन क्या होता है, CH3 NH2, राइट। एनिलीन क्या होता है, जब आप बेंजीन रिंग पे एक अमीनो ग्रुप लगाते हैं, राइट। तो ये तो आपका जो एनिलीन है यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक अमीन है, राइट। उसके बाद है मिथाइलअमीन जो है आपका CH3 NH2, इसके बाद है इथाइलअमीन C2H5NH2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीन जो हैं आपका ऑप्शन A, C and D, तो ये तीनों ही आपके एलिफेटिक अमीन हैं। आपके एलिफेटिक जो अमीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं,
एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है वो इन लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब ऐसा होता है तो आपकी बेसिसिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो इसी के चलते एनिलीन जो है, क्योंकि यहाँ पे वीकेस्ट पूछा था, तो यहाँ पे एनिलीन जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिस्ट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी जो ट्रांजिशन मेटल है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज। देखिए, जब कोई भी मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो वो कैसे बिहेव करेगी? देखिए, आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आपके पास मैंगनीज है और वो अपनी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो अगर Mn+3 में जाएगी तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो वो कैसे बिहेव करेगी? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसकी हाईएस्ट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिडक्शन होगा, और हम कह सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। देखिए, ह्यूमन बॉडी एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है, डीएनए बाय रेप्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकती है, हार्मोन भी हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वाइटामिन जो हैं वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो हमें अपने डाइट में रेगुलरली लेने होते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद है एडिनोसिन इज एन एग्जाम्पल। तो एडिनोसिन की बात करें तो वो एक न्यूक्लियोसाइड होता है जो मिक्सचर होता है एक शुगर का और बेस का। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की एब्सेंस की वजह से इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेट वाई। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये होता है आपका डेंसिटी जो गिवन है, इसके नीचे आप लिखेंगे मोलर मास HCl का, जिसका हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, इंटू में होता है आपका 1000। तो डेंसिटी है 1.17 और HCl का मोलर मास होता है 36.5, क्योंकि Cl का होता है 35.5 प्लस H का हो गया 1 इन 1000। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा C32.05। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो बाकी की दी हुई हैं ये आपको कंप्लीट इनका नाम नहीं दिया हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10। तो pH 10 है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10⁻⁻10 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन जितने आपके आयंस की जो वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो 1 हो जाएगी। इसके बाद होता है लॉग आपकी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में ई नॉट सेल क्या हो जाता है? 0। तो इसके बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 लॉग, इसके बाद 1, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो आप मैंने पीछे से बताई थी वो है 10⁻⁻10। तो जब ये ऊपर जाएगा तब आपको पता है कि पावर जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव होने वाली है, तो ये हो जाएगा 10 log 10। तो log 10 आपको पता है 1, तो ये बचने वाला है 10। तो ये क्या होने वाला है? 0.059 इंटू 10, मतलब कि जो आपका सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन K इज 175 लीटर स्क्वायर मोल पर स्क्वायर पर सेकेंड, व्हाट इज द ऑर्डर। तो यहाँ पे जो हमारे काम की चीज है वो ये है यूनिट। हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है उसका मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ। उसका जनरल फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन, एंड टाइम या सेकेंड आप बोल सकते हैं रेज टू पावर -1। तो ये तो कांस्टेंट है पर सेकेंड, अगर आप सेकेंड में लेते हैं। हमें ध्यान देना है यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो जनरली हम करते हैं मोल पर लीटर में कैलकुलेट, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन होना चाहिए और वो इसके इक्वल हमें लेके आना है। देखिए मोल पर स्क्वायर है, लीटर स्क्वायर है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर हम n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो ये हमें मिलने वाला है, राइट। तो 1 माइनस 3 है तो ये क्या हो जाएगा? -2।
मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में है मीन्स लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो ये आप यहाँ पे कहीं पे अपने नोट्स में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक KOH। देखिए ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है और यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस HX करेंगे, माइनस आपका जो भी है हाइड्रोजन भी आपका एलिमिनेट होगा और X भी। अब देखिए यहाँ पे हम यूज करते हैं सेजफ रूल। तो सेजफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मोर एल्काइलेटेड जो स्पीशी होगी उसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो होगा वो इजीली हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ ऑर्डर देखें और सेजफ रूल के अकॉर्डिंग हम अपने जो भी ऑर्डर है उसको मैच करें तो वो होगा बी ऑप्शन, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसको हम यूज कर सकते हैं एज एंटी फ्रीज। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो आपको मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले सेट में कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो पावर है वो सबसे ज्यादा होगी और एलिफेटिक अमीन जो होते हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं देन आपके एरोमेटिक। तो अगर हम यहाँ पे देखें एनिलीन तो नहीं हो सकता। अब अगर हम देखें मिथाइल अमीन में एक CH3 है आपका डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे ट्राई मिथाइल है तो यहाँ पे 3 है और ये डाई मिथाइल है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है आपके पास एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं जनरली, एंटीबॉडीज होते हैं आपके एंजाइम। तो आंसर जो है वो है आपका 7th का डी। नेक्स्ट है विटामिन ए इज। तो केमिकल नेम पूछा है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। नेक्स्ट है आपके पास द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओस्मियम। तो ओस्मियम जो है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8। सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सेट जेड। फर्स्ट क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर इज। देखिए यहाँ पे आपको एक तो ध्यान रखना है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो हम मान के चलते हैं 1, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जब मोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में होते हैं आपका वॉल्यूम और वो भी होता है आपका लीटर्स में। अभी देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने वाटर के निकालने हैं तो वो क्या होंगे, गिवन मास 900 अपॉन में मोलिकुलर मास जो 18 होता है तो वो हो गया आपका 50। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने निकालनी है मोलैरिटी इस केस में, तो वो क्या होगा कि 900 जो ग्राम है तो वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि डेंसिटी मैंने आपको बताया कि 1 होती है इसीलिए जितने भी ग्राम होंगे उसको आप कंसीडर कर सकते हैं उतने ही ml, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे लीटर्स में लेना है तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे उस फॉर्मूले में। तो जो आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे इसके हिसाब से आपका आंसर आएगा 55.5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर ग्लूकोज एंड 1 मोलर NaCl आर इन द रेशियो। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, क्योंकि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। यूरिया जो है और ग्लूकोज जो है ये नॉन आयोनाइजेबल है, कोवेलेंट कंपाउंड है, इनके आयंस नहीं बनते तो पूरा मॉलिक्यूल जो है एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि एक पार्टिकल यहाँ से मिलेगा, एक पार्टिकल यहाँ से। अगर NaCl की बात करें तो ये एक आयनिक कंपाउंड जो आपको 2 आयंस देता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अगर हम बात करें तो वो होता है कैथोड टू एनोड, वो भी आपने ध्यान रखना है इंटरनल सप्लाई के थ्रू। नेक्स्ट है आपका द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो फर्स्ट ऑर्डर जो जीरो ऑर्डर है उसकी रिएक्शन, जो आपकी रिएक्शन जो है उस पे आपने ध्यान देना है। तो जब आप उस पूरे फॉर्मूले को देखेंगे तो वहां पे जो उसका फॉर्मूला निकल के आने वाला है वो होगा A/K। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर होगा CH2Cl2।
नेक्स्ट है फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एट लो टेम्परेचर टू गिव। फिनोल क्या होता है, देखिए ये होता है बेंजीन पे OH, ये आपका रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये आपको देता है ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। तो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, OH, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन और आपका आने वाला है पैरा पे। अब अगर यहाँ पे हम मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो वो होता है आपका ऑर्थो। ऑर्थो जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन मिलेगा हमें मिक्सचर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो यहाँ पे देखिए ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग है। जो बेंजीन रिंग है वो इन लोन पेयर्स को अट्रैक्ट कर लेगी और इस वजह से यहाँ पे बेसिसिटी उतनी नहीं होगी। अब अगर हम इन तीन ऑप्शंस की बात करें, ये तीनों एलिफेटिक हैं और तीनों ही एनिलीन से ज्यादा बेसिक हैं। लेकिन अगर डी ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं और बी और सी का कंपैरिजन करते हैं, देखिए बी और सी दोनों में ही 3-3 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से जो ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्डेड आपके बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन हैं, वो इन डबल बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इसीलिए। और आपके जो ये आपके नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो भी यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरफ आपके अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनर जो कैपेसिटी है इस अमीनो ग्रुप की, वो उतनी नहीं रहती जितनी कि आपके यहाँ पे डी ऑप्शन में रहने वाली है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपकी मल्टीप्लिसिटी नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है KMnO4 ऑन हीटिंग टू रेड हॉट गिव्स। तो वो क्या देता है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, जब आप इस पूरी रिएक्शन को लिखेंगे तो इसका आंसर होता है आपके पास A। तो यहाँ पे आपको K2MnO4 मिलता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस में ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन बेस दैट इज फाउंड इन RNA बट अब्सेंट इन DNA। तो इसका आंसर है यूरासिल। यूरासिल जो है वो DNA में प्रेजेंट नहीं होता। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज द डिसीज। तो ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिसीज होती है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।